हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन रवि जी के एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। तो आप तो पहले से जानते ही होंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में, और यदि आप नहीं जानते हो तो प्लीज़ आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारा आपका डिटेल क्लियर हो जाएगा। और आपको बता दें कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा देर ना करेंगे, आपका वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं। और उससे पहले एक बात और कहना चाहेंगे कि आपको अपने आप पर खुद पर भरोसा करना है, क्योंकि जब तक आप खुद पे भरोसा रखिएगा तब तक आपको कोई तोड़ नहीं सकता है। और हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, अपना मुकाम हासिल करे। तो आपको भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और आगे बढ़ना है और कभी हार नहीं मानना है, निरंतर प्रयास करते रहना है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहेंगे, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं वीडियो को। और आपको बता दें कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन है। तो आइए हम देख लेते हैं उत्सर्जन तंत्र का, जो कि अनेकों एग्जाम में रिपीट होते रहता है, खास करके जो बीपीएससी कैंडिडेट या कोई भी स्टेट पीसीएस का तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही ये रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये उत्सर्जन तंत्र चैप्टर का नाम दिया हुआ है और देखिए आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्टिव भी है जो कि आप देख सकते हैं। और हमारा काम है जो हम इसमें कराने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। हम सारा इसका प्रश्न कोर्स कराएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव है और उसका डिटेल भी साथ में बताते चलेंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राइट साइड में है आपका। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है। यानी जो एल्कोहल होता है, जो पेय पदार्थ में भी एल्कोहल रहता है, तो आदमी कोई लेता है, उसका सेवन करता है, तो उसके निराविशन के लिए कौन सा जो मानव अंग है वो उत्तरदायी होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है यकृत, बी में फुफ्फुस, सी में हृदय और डी में है वृक्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यकृत यानी लीवर। ठीक है, और यकृत बहुत बड़ी ग्रंथि होती है, इसका वजन भी लगभग 1 से 1.5 kg होता है। इसमें नहीं दिया है लेकिन ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका डिटेल दिया हुआ है, यकृत एल्कोहल के निराविशन के लिए। निराविशन शब्द आपको नहीं यदि मालूम होगा तो समझ लीजिए, जो विष होता है, विषैला पदार्थ, उसको हम लोग यदि हटा दें यानी 9 के बराबर कर दें तो वही निराविशन होता है। यानी उसका अपोजिट, यानी विष का अपोजिट हो गया, यानी विष ही नहीं रहेगा उसमें। तो वही बात कह रहा है, यकृत एल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं यानी जो कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन होता है उसके माध्यम से हानिकारक तत्वों का निराविशन करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आशा करते हैं कि आपको सारा समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, एक लाइक अपने भाई के लिए ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये जो पहला हम क्वेश्चन कराएं तो देख लीजिए, ये यूपी पीसीएस मेंस 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 नंबर का, वो आपका पूछ लिया गया है, ये भी यूपी पीसीएस का ही पूछा गया है। ठीक है, मेंस 2004 का ये क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। यानी कितना पेशाब करता है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1.5 लीटर। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका डिटेल। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। मूत्र हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तथा यह पीले रंग का होता है। और इसका पीला रंग किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम नामक पिगमेंट जो रहता है उसी के कारण इसका मूत्र का रंग पीला होता है, यह भी जान लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। मूत्र का रंग उसमें उपस्थित, देखिए दे ही दिया है वही चीज़, मूत्र का रंग उसमें उपस्थित वर्णक जो होता है यूरोक्रोम, उसी के कारण होता है। ठीक है, यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र में 95% जल की मात्रा होती है। यानी जो मूत्र होता है टॉयलेट, उसमें कितना प्रतिशत जल का मात्रा होता है, तो 95% लगभग जल होता है। ठीक है, और यहाँ पे बात आया है मूत्र यानी पेशाब का। तो पेशाब का रंग तो पीला होता है यूरोक्रोम के कारण, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, वो भी चीज़ हमारा बताना आपको फ़र्ज है कि ये भी चीज़ जान लीजिए। अक्सर एग्जाम में ये भी रिपीट कर देता है, आ जाता है क्वेश्चन, बाय द वे आ ही गया, तो आपको जानना उचित है कि जो हम लोग
मल का त्याग करते हैं, मूत्र का तो जान लिए कि यूरोक्रोम के कारण उसका कलर चेंज होता है पीला, लेकिन जो मल त्याग होता है वो गुद्दा जिसको बोलते हैं एनस के द्वारा, जो निचला सिरा रहता है नली का, वैसे तो गला के पास से मतलब मुख द्वार से मतलब आपका जाता है ग्रसनी ग्रासनाल होते हुए मतलब स्टोमेच से होते हुए लास्ट में जो गुद्दा होता है जिसको इंग्लिश में एनस बोलते हैं, वहाँ से वो हम लोग निकालते हैं, ठीक है, उत्सर्जित उसको करते हैं, ठीक है, मल को, ठीक है। तो उसका भी रंग पीला होता है, तो वो किसके कारण होता है? क्या वो भी यूरोक्रोम के कारण होता है? नहीं, तो उसका कारण है बिलीरुबिन, ठीक है। तो जो मल का पीला रंग होता है वो बिलीरुबिन के कारण पीला होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो ये आया है क्वेश्चन IAS प्री 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। IAS का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट में बताइएगा, ठीक है। देखिए नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, ठीक है। तो चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन सॉरी दोस्तों, ज़रा खांसी सर्दी हो गया है, तो मौसम ही वैसा चल रहा है, तो इसके लिए किसी को हो सकता है, कोई बात नहीं। तो चलिए हमारा काम है अपने लक्ष्य पे टारगेट करना, फोकस करना। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी मानव का जो वृक्क है, वृक्क को आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, वृक्क को हम लोग गुर्दा भी बोलते हैं, गुद्दा नहीं, गुद्दा मतलब तो एनस हो जाता है, जो कि जहाँ से हम लोग मल त्याग करते हैं। ये गुद्दा नहीं होता, ये गुर्दा होता है, ठीक है, दोनों में अंतर है शब्द में, ठीक है। तो गुर्दा को ही वृक्क कहा जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, ठीक है। तो मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम कथन देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट दिया है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है आपके सामने, वो कह रहा है वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। यानी क्या कह रहा है कि वृक्क में जो उत्सर्ग अपनयन के होता है उसके पश्चात, यानी उसके बाद जो स्वच्छ रक्त होता है, स्वच्छ रक्त कहने का मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त कि ऑक्सीजन युक्त, तो स्वच्छ रक्त में ऑक्सीजन युक्त ही रहता है, ठीक है। तो स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी में वापस जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये वापस नहीं जाता है, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है स्टेटमेंट, बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है। यानी बोमन संपुट जो होता है उससे निस्यंदित जो द्रव होता है वो लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहाँ अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण, यानी फिर से दोबारा पुनरावशोषण होता है, तथा वृक्कीय शिरा में, ठीक है, वेन्स में, ठीक है, धमनी को हम लोग आर्टरी बोलते हैं, शिरा को वेन बोलते हैं, ठीक है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। तो वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, यानी जो स्टेटमेंट 2 दिया है वही इसमें राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसका डिटेल भी थोड़ा देख लेते हैं हम। तो देख लीजिए यहाँ पे ऊपर में दिया गया है मनुष्य सहित, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, हाँ अब क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए मनुष्य सहित दूसरे स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, ठीक है, तथा वृक्क में वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन पाई जाती हैं, जो कि उत्सर्जन की इकाई है। रक्त वृक्कीय धमनी से वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पूर्व जाता है। बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है, तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। अतः कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 सही है। तो आपका क्लियर हो गया होगा डाउट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने है। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर से तो आप परिचित होंगे। तो चलिए राइट आंसर क्या होगा इसका, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। तो वो डायलिसिस पे ही उसको पेशेंट को चढ़ाया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, डायलिसिस हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका डिटेल। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक यानी जो नाइट्रोजन कंपाउंड रहेगा वो यूरिया तथा यूरिक अम्ल आदि को
पृथक करता है यानी अलग करता है, और रक्त के परासरणी दाब, ठीक है, एवं उसकी मात्रा का नियमन भी करता है। तो ये चीज़ भी आपको जानना जरूरी है, उचित है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, उसका जो उसके बारे में जो डिटेल है वो भी आपको जानना उचित है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको कर सकता है, अक्सर करता भी है, ठीक है। तो साथ में ये भी देखते चलिएगा, रट्टा मारने से ना होगा, आपको विस्तृत अध्ययन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो क्या कह रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है। तो ए में दिया है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, नहीं ये तो गलत है। बी कह रहा है शरीर से सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, क्या किडनी के माध्यम से सारा रक्त गुजरता है, ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। सी कह रहा है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, जी हाँ बिल्कुल, यदि किडनी नहीं रहे तो रक्त शुद्ध ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है, तो ये भी जरूरी नहीं है कि किडनी के माध्यम से सारा रक्त बनेगा, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, तो देख लीजिए, डायलिसिस किससे संबंधित है। तो डायलिसिस किस चीज़ से संबंधित है, क्या यकृत से संबंधित है या वृक्क से संबंधित है। सी में दिया है आँख, डी में दिया है मस्तिष्क। तो अभी हमने बताया आपको डायलिसिस क्या होता है, तो ये वृक्क से संबंधित है, यानी किडनी से संबंधित है। क्यों संबंधित है, क्योंकि किडनी ही, वृक्क ही रक्त को शुद्ध करता है, और रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया ही डायलिसिस कहलाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा देख लेते हैं डिटेल। और डायलिसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, अपोहन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है, या अपोहन की क्रिया को ही डायलिसिस कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। यानी जो डायलिसिस है इसमें क्या होता है, ये वृक्क से यानी किडनी से संबंधित है, जो कि कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करता है। कृत्रिम वृक्क यानी आर्टिफिशियल किडनी के रूप में ये कार्य करता है, नेचुरल रूप में नहीं, आर्टिफिशियल रूप में कार्य करता है, ठीक है। नेचुरली तो हम लोग के पास है ये है, लेकिन उसको आर्टिफिशियल तरीक़ा से उसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जबकि दोनों वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, ठीक है। दो हमारे पास किडनी होता है, वृक्क होता है, जब दोनों काम करना बंद कर दे तभी हम लोग को डायलिसिस की प्रक्रिया करनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ का अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है, द्वारा आर पार होना विसरण यानी डिफ्यूजन सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। इसमें रुधिर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है, यानी जो ब्लड होता है किस झिल्ली द्वारा, किस मेम्ब्रेन द्वारा प्रवाहित होता है एक तरफ से, तो वो अर्धपारगम्य मेम्ब्रेन रहता है यानी झिल्ली रहता है, उसी के द्वारा प्रवाहित होता है। तथा डायलिसिस घोल विपरीत दिशा से प्रवाहित होती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 7 नंबर का, कह रहा है यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, यानी जो यूरिया होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको यूरिया का बात आया तो यूरिया का फार्मूला भी जान लीजिए। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं NH2CONH2। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया करता है कि यूरिया में कौन कौन से तत्व रहते हैं, ठीक है, या यौगिक रहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन से होंगे। तो देखिए एक तो नाइट्रोजन हो गया, NH2 में एक नाइट्रोजन भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, और दूसरा क्या हो गया, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिपीट कर रहा है, तो हमारा क्या क्या पदार्थ हो गया, पूछता है कि इनमें से यूरिया में कौन नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद कार्बन हो गया, यानी और अगला ऑक्सीजन हो गया। तो ये 4 पदार्थ जो हैं यूरिया में रहते हैं, ठीक है। तो जो इसके अलावा ऑप्शन में न रहे वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये भी आपको जानना उचित है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन क्या था, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। तो यूरिया किसके द्वारा, तो गुर्दा के द्वारा, ठीक है, यानी किडनी के द्वारा ही पृथक किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी लोअर सब में 2002 में के प्री में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो आपके सामने, इसका डिटेल देख लीजिएगा। चलिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है,
ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है। यानी मानव गुर्दा जो है वो किस प्रणाली का अंग है, किस सिस्टम का वो पार्ट है। ठीक है, तो ए में है न्यूट्रिशन, बी में है ट्रांसपोर्टेशन, सी में है एक्सक्रीशन, डी में है रेस्पिरेशन। तो ये जो मानव में किडनी होता है वो किस सिस्टम का अंग होता है, तो ये एक्सक्रीशन का अंग होता है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, एक्सक्रीशन। ध्यान रखिएगा, ट्रांसपिरेशन जो है, ट्रांसपिरेशन नहीं है यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये भी नहीं होगा, न्यूट्रिशन भी नहीं होगा, रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। रेस्पिरेशन में तो ये श्वास से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए, ये कब पूछा गया है, तो MPPCS में पूछा गया है, ब्रिक एग्जाम में 2017 में। इसका देख लीजिए डिटेल। मानव में गुर्दे यानी किडनी उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग है। ठीक है, अब देखिए, उत्सर्जन को ही इंग्लिश में एक्सक्रीटरी बोला जाता है। एक्सक्रीटरी से ही एक्सक्रीशन जो अभिक्रिया होता है, इसी शब्द से एक्सक्रीटरी से ही एक्सक्रीशन वर्ड बन गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक्सक्रीशन सिस्टम के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए, रुधिर को छानकर इसमें से अन्य आवश्यक अपशिष्ट पदार्थों को हटाना गुर्दे का मूल कार्य है। ठीक है, उसका मेन कार्य क्या है, तो जो अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ रहेंगे उसको छानकर गुर्दे से यानी किडनी से बाहर निकालना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके सामने है, जो वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। यानी वृक्क से जो रक्त यानी ब्लड प्रवाह होता है वो पर मिनट कितना एवरेज मतलब वो प्रवाहित होता है। तो देखिए, ए में है 1000 सीसी, बी में है 1200 सीसी, सी में है 200 सीसी, डी में है 500 सीसी। तो वो 1 मिनट में कितना औसतन प्रवाहित होगा रक्त, तो वो 1200 सीसी 1 मिनट में औसतन प्रवाहित होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। ये पूछा गया है BPSC 56 और BPSC 59 में भी पूछा गया है प्री 2015 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, और इसका डिटेल देख लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो कहिएगा कि हर क्वेश्चन का डिटेल भी छोड़ें। तो देख लीजिए डिटेल, फटाफट हम बोल देना। वृक्क मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है। यानी एक दिन में वृक्क जो है किडनी तो कितना रक्त शुद्ध करता है, तो प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त को शुद्ध कर देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है, और ये क्या करता है, 1.5 लीटर मूत्र में उसको चेंजिंग कर देता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। तो ये जो भी डाटा है आपको ध्यान में रखना है। 1500 लीटर प्रतिदिन रक्त प्रवाहित करता है, 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील उसको कर देता है, और कितना औसतन रक्त प्रवाहित होता है, तो 1200 सीसी। ठीक है, प्रति मिनट। ठीक है, ये पर डे नहीं है, पर मिनट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपोह 10 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके सामने क्या कर रहा है, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है। अपोहक को ही क्या हम लोग कहते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो आपको मालूम है ये किडनी के लिए यानी वृक्क के लिए। ठीक है, तो या डायलिसिस दे या अपोहक दे, आपको ध्यान रखना है कि डायलिसिस का ही हिंदी अपोहक होता है। ठीक है, या इसको अपोहन क्रिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो शब्दों के मेल को ध्यान में रखना है आपको, शब्द के उलझन में उलझना नहीं है, उसका फैसला तय करते हुए आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो आइए इसका डिटेल देख लेते हैं, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसका डिटेल भी देख लेते हैं। जब वृक्क किन्हीं कारणोंवश क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी कोई उसमें कारण हुआ जिसके कारण वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब क्या होता है, तथा रुधिर को साफ नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में रुधिर को साफ करने हेतु अर्थात इसमें उत्सर्जित पदार्थ अलग करने के लिए अपोहक का प्रयोग किया जाता है, जो कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करता है। तो ये चीज़ तो आप पहले ही जान चुके हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, जो आपके सामने ये रहा। कह रहा है जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है, यानी किडनी ही जब काम करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ वहाँ पर जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ए में है शरीर में वसा, क्या वो हमारे बॉडी में फैट जमा होगा, तो बिल्कुल नहीं। बी में है शरीर में प्रोटीन, ये भी प्रोटीन भी नहीं जमा होगा। यदि किडनी कार्य करना बंद कर देगा तो क्या प्रोटीन जमा होगा, नहीं होगा। रक्त में शर्करा यानी आपका जो ब्लड है उसमें क्या ग्लूकोज बनना स्टार्ट करेगा, ये भी नहीं है। डी में है रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ, बिल्कुल सही।
यानी नत्र जनित, यहाँ पे दिया है नत्र जनित यानी नाइट्रोजन जनित, यानी नाइट्रोजन युक्त इसका अर्थ हुआ कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जो पदार्थ रहेंगे वो हमारा जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये उत्तराखंड PCS प्री 2007 में पूछा गया था क्वेश्चन आपका। तो चलिए, और दोस्तों आपसे बार बार बोलना चाहेंगे कि यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह अपडेट पाते रहिएगा। हमेशा आपके लिए हम नया नया टॉपिक पे वीडियो लाते रहेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों इसका डिटेल हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, शरीर में उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, जो नत्र जनित यानी नाइट्रोजन जनित अपशिष्ट पदार्थ होंगे उसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे अमोनिया हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, ये सारे नत्र जनित पदार्थ हैं। इसमें नाइट्रोजन युक्त रहता है, ठीक है, मिला हुआ रहता है। अब देखिए आगे क्या दिया है, वृक यानी किडनी अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया द्वारा इन्हें रुधिर से अलग करके मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायक होती है। यानी निस्यंदन को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, तो निस्यंदन को इंग्लिश में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन नहीं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए 12 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। यानी इसमें से 3 जो है, जो ह्यूमन किडनी का वर्क है और एक इसमें से नहीं है, तो आपको वही देखना है। तो ए में दिया है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण। क्या रक्त में जो ब्लड में वाटर मिला रहता है उसको कंट्रोल करता है? तो ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बी में दिया गया है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। ठीक है, तो ये सही है। जो किडनी है ये रक्त में शर्करा की मात्रा का भी नियंत्रण करता है। ठीक है, अब देखिए, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरिया को छानकर बाहर करना, तो ये डायरेक्टली यूरिया को छानकर बाहर करता है। यूरिया को छानकर, सॉरी दोस्तों, देखिए जो रक्त में यहाँ पर नहीं दिया है, रक्त उसका कार्य नहीं है। ठीक है, ये हमको देखना है। तो देखिए रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यानी जो ब्लड रहेगा इसमें जल की मात्रा का नियंत्रण करेगा कि नहीं करेगा, तो हम अभी बता दिए कि नहीं करेगा, तो लेकिन ये करता है। ठीक है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा रहता है यानी ग्लूकोज की, ये इसका कार्य नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और यहाँ पर दिया है यूरिया को छान कर बाहर करना, तो यूरिया को सब में तो मतलब यूरिया मिला ही रहता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ रहता है, तो उसका ये भी काम है। जैसे मूत्र भी बाहर निकालता है, ठीक है, तो उसमें भी यूरिया का मात्रा रहता है, नाइट्रोजन का मात्रा रहता है, तो ये भी इसका कार्य है। ठीक है, तो यूरिया को भी छानकर बाहर निकालता है। फिर है कई हार्मोनों का श्रावण करना, तो बहुत सारे इससे हार्मोन भी निकलते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन है, तो ऑप्शन बी है गलत इसमें, यानी रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भले ही वो गलत है लेकिन राइट वही है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा पूछा है कि इसमें से कौन सा वर्क इसका नहीं है। ठीक है, ये यूपी PCS 2011 में पूछा गया है। अब देखिए इसका डिटेल देख लेते हैं। अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है। अग्नाशय जो है, अब देखिए अग्नाशय का अंग्रेजी भी आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन जान लीजिए कि अग्नाशय को ही हम लोग पेंक्रियाज कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं हिंदी में ही पेंक्रियाज दे देता है, तो आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, और कि दे दे कि पेंक्रियाज से कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है, तो आप रटे रहिएगा कि अग्नाशय से, तो गलत हो जाएगा वहाँ पे आपका क्वेश्चन। तो इसीलिए जान लीजिए या अग्नाशय दे या पेंक्रियाज, दोनों एक ही चीज़ है। तो उसी से इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है। ठीक है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखिए अन्य तीनों विकल्प मानव गुर्दे के सामान्य कार्य हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो कह रहा है 13 नंबर का, मानव वृक अस्मरी, यानी वृक अस्मरी का इंग्लिश क्या हो गया, किडनी स्टोन, यानी किडनी में जो पत्थरी होती है उसी को पत्थरी को ही अस्मरी भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो मानव वृक अस्मरी, तो ये शब्दों को आप ज़रा ध्यान में रखिएगा। यही सब चीज़ जो आप जानते हुए भी एग्जाम में गलत करके आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। मानव वृक अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है, तो आपको तो मालूम ही होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन ए में दिया है यूरिक अम्ल, बी में दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, सी में दिया है कैल्शियम ऑक्जेलेट और डी में दिया है कैल्शियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट, क्योंकि जो पथरी होता है, स्टोन होता है, वो किसका बना रहता है अस्मरी, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है।
अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। तो देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए कैल्शियम ऑक्जेलेट, जैसे बोला जाता है जिसको पथरी होने का डर रहता है या पथरी हुआ है उसको मतलब मछली जो खाने को डॉक्टर जो होता है वो सलाह नहीं देता। क्यों नहीं देता है? क्योंकि मांस यदि आप खाते हैं तो ज़्यादा उसमें हड्डी रहता है, और हड्डी में क्या मिला रहता है? हड्डी में क्या होता है? फास्फोरस होता है, ठीक है, कैल्शियम भी होता है, ठीक है। और जो मांस मछली बनाते हैं उसमें आप टमाटर भी डालते हैं, ठीक है। तो टमाटर में क्या होता है? टमाटर में आप ऑक्जेलिक एसिड देखे होंगे कि ऑक्जेलिक एसिड होता है, इससे ये हो गया टमाटर, ठीक है। यहाँ पर फिगर भी हम बना दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो टमाटर में कौन सा अम्ल रहता है, एसिड रहता है? यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड रहता है, जो कि दाग धब्बा को छुड़ाता है, आप पढ़े भी होंगे, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो इसी ऑक्जेलिक से अभी आगे बताएंगे, थोड़ा सा और समझ लीजिए। जो हड्डी रहता है, जो बोन रहता है, जैसे आप लेग पीस खाते हो या कोई भी चीज़ खाते हो, नॉनवेज हो तो आप खाते ही होंगे, तो उसमें क्या होता है? कैल्शियम होता है हड्डी में, कैल्शियम और फास्फोरस होता है ना। तो इसमें हड्डी जो हो गया, यहाँ पर फिगर बना दे रहे हैं, हड्डी जो हो गया इसमें क्या होता है? कैल्शियम और फॉस्फेट होता है, यानी फास्फोरस, ठीक है। तो इसका कैल्शियम, हड्डी वाला कैल्शियम निकल के आता है, ठीक है, Ca, ठीक है। और इसका ऑक्जेलिक अम्ल से ऑक्जेलेट बन जाता है। तो वही कैल्शियम और ऑक्जेलेट, टमाटर भी उसमें डालते ही होंगे, तो टमाटर का और हड्डी का यदि दोनों चीज़ खा रहे हैं तो इससे कैल्शियम मिल जाएगा, उसका ऑक्जेलिक एसिड से आपको ऑक्जेलेट मिल जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट यही से पूरा का पूरा जो किडनी का जो पथरी होता है वो बना ही होता है। तो वहाँ पर तो आपको दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए डॉक्टर इसको सलाह नहीं देते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है वृक्क की पेल्विस में खनिज लवण कैल्शियम ऑक्जेलेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिसमें मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण वृक्क में पथरी या अस्मरी बनती है, ठीक है। किसके कारण? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो कह रहा है, और क्या कह रहा है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, मानव गुर्दे में, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। देखिए मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। तो अभी हमने इसको बताया आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। नेक्स्ट है मानव गुर्दे में 50 नंबर का क्वेश्चन, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? तो वही क्वेश्चन फिर रिपीट किया है यहाँ पर। ये 40 नंबर का क्वेश्चन IAS प्री 2000 में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन जो है UPPCS प्री री एग्ज़ाम जो हुआ था 2015 में, उसमें पूछ लिया गया है। तो ये भी कैल्शियम ऑक्जेलेट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है उत्सर्जन तंत्र वाला, और नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा आपका वो है तंत्रिका तंत्र, ठीक है, नर्वस सिस्टम। तो इसका हम वीडियो भी लाएंगे प्रश्न का। तो आशा करते हैं कि आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों एक ही बात कहना चाहेंगे कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और बने रहिए, जहाँ भी रहिए एकदम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए, ठीक है। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।